11th क्लास के लिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो लंग्स का जो स्ट्रक्चर हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। देखो, अभी तक हमने ये समझा कि रेस्पिरेटरी पैसेज से होती हुई हवा जो है, एयर जो है, वो नालियों के ज़रिए, ट्यूब्स के ज़रिए बढ़ती हुई अल्टीमेटली लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे बहुत सारे सैक्स रखे होते हैं, थैले रखे होते हैं, जिन्हें एल्वियोलर सैक्स कहते हैं, उनके अंदर पहुंच जाती है। अब क्योंकि लंग्स के अंदर एल्वियोलर सैक्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, अगर हमें लंग्स का स्ट्रक्चर समझना है कि लंग्स के अंदर काम कैसे होता है, ये देखना है, तो हमें लंग्स के अंदर का एक एल्वियोलर सैक जो है उसे बाहर निकाल कर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एक एल्वियोलर सैक में होगा वही पूरे लंग्स के अंदर जो है वो होता है। तो ये अगर एक एल्वियोलर सैक को हम देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है। ये पीछे से उसमें एल्वियोलर डक्ट आती है और ये जो एल्वियोलर डक्ट है, ये एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलर सैक में एंटर होती है। एल्वियोलर सैक की जो वॉल्स होती हैं वो स्मूथ वॉल्स नहीं होती, सीधी दीवारें नहीं होती, बल्कि उनमें इस तरह के फोल्ड्स जो हैं वो लगे होते हैं। ये यहाँ फोल्ड है। सो एल्वियोलर सैक की वॉल इस तरह से फोल्डेड वॉल होती है। एक एल्वियोलर सैक है, ये एक एल्वियोलर सैक है। ऐसे ऐसे हजारों लंग्स के अंदर मौजूद हैं। हर एल्वियोलर सैक में ये एल्वियोलर डक्ट आ रही है और एक एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलर सैक में एंटर होती है। और हर एल्वियोलर सैक की खासियत क्या है कि एल्वियोलर सैक की जो दीवार है वो फोल्डेड है, वो सीधी दीवार नहीं। इसका भी अपना बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर एल्वियोलर सैक्स की बात करें तो लंग्स के अंदर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि लंग्स के अंदर कितने ज़्यादा एल्वियोलर सैक है। इंसान का लंग उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा जितने ज़्यादा उसके अंदर ये एल्वियोलर सैक होंगे। और एक लंग में ज़्यादा से ज़्यादा एल्वियोलर सैक्स तभी एकोमोडेट हो पाएंगे जब एल्वियोलर सैक जो है वो जगह कम लेगा। और एक एल्वियोलर सैक जगह कम ले, इसके लिए उसकी वॉल को इस तरह से फोल्डेड रखा गया है। जितना ज़्यादा एल्वियोलर सैक की दीवारों में फोल्ड होंगे उतनी ही कम जगह वो लंग्स के अंदर लेगा, और जितना एक एल्वियोलर सैक जगह कम लेगा उतने ज़्यादा एल्वियोलर सैक जो हैं वो लंग्स के अंदर एकोमोडेट किए जा सकते हैं। इससे हमारे लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती। अगर ये दीवारें सीधी होती, फोल्डेड ना होकर सीधी होती, तो एक लंग के अंदर ज़्यादा एल्वियोलर सैक्स जो हैं वो एकोमोडेट नहीं हो पाते और उससे लंग्स की एफिशिएंसी घट जाती। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग अपने किसी ब्रीफ केस में या बैग में कपड़ों को फोल्ड करके अगर अच्छे से डाल दें तो छोटे से बैग में भी बहुत सारे कपड़े आ सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें फोल्ड किए बगैर हम ऐसे ही डाल दें तो ज़्यादा उसमें कपड़े एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। जितना उसको अच्छे से फोल्ड किया जाएगा उतना ही एल्वियोलर सैक्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स के अंदर एकोमोडेट किए जा सकते हैं। अब इसका नतीजा ये होता है कि एक एल्वियोलर सैक जो है वो छोटे छोटे कई कंपार्टमेंट्स में बंट जाता है। और जो ये छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं हर एक एल्वियोलर सैक में, इन्हें एल्वियोलस कहते हैं। तो सिंगुलर हो गया एल्वियोलस और प्लूरल हो गया एल्वियोलय। एक एल्वियोलर सैक में कई सारे एल्वियोलय हैं। तो जैसे लंग्स के अंदर कई सारे एल्वियोलर सैक हैं,
हर एक एल्वियोलर सैक में कई सारे एल्वियोले हैं, इसलिए अगला काम ये होगा कि हम लंग्स के अंदर के एल्वियोलर सैक के एक एल्वियोलस को बाहर निकालते हैं, एक एल्वियोलस को देखते हैं। तो यहाँ अब मैं अगली डायग्राम जो है वो एक एल्वियोलस की बनाऊंगा। सो दिस इज एल्वियोलस, ये एक एल्वियोलस है जिसे एक एल्वियोलर सैक में से मान लीजिए निकाला गया है। सो दिस इज वन एल्वियोलस। ऐसे ऐसे कई एल्वियोले मिलके एक एल्वियोलर सैक बनाएंगे और फिर वैसे वैसे कई एल्वियोलर सैक मिलके एक लंग जो है वो बनाएंगे। ये एक एल्वियोलस है। और जैसे हम पहले से ही जानते हैं कि हर एक एल्वियोलस के बाहर से इस तरह से, इसकी दीवार के बाहर से ब्लड कैपिलरी जो है वो गुजरती है। इसे एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दिस इज एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी। और इस एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी में लगातार हार्ट की तरफ से इम्प्योर ब्लड जो है वो आता है और वो इम्प्योर ब्लड जो है इस एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी के थ्रू ट्रेवल करता है। इसके अंदर इम्प्योर ब्लड जो है वो चलता रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चलता रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम ऑक्सीजन होती है। यहाँ से ये जो एल्वियोले है, सिंगुलर एल्वियोलस और प्लूरल एल्वियोले, ये जो एल्वियोलस है इसमें बाहर से लगातार फ्रेश एयर आती रहती है। इसमें लगातार बाहर से ताज़ी हवा जो है, फ्रेश एयर जो है वो आती रहती है। ये हमेशा हवा से भरा रहता है, इसमें फ्रेश एयर आती जाती रहती है। तो एल्वियोलस के अंदर फ्रेश एयर है, जबकि एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी जो बाहर से गुजर रही है उसमें इम्प्योर ब्लड है, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन है। यहाँ ये जो एल्वियोले की वॉल है और एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी की वॉल है, ये बहुत थिन होती हैं दोनों वॉल्स, बहुत पतली दीवारें होती हैं। कैपिलरी की दीवार तो होती ही पतली है, लेकिन एल्वियोलस की जो वॉल है वो भी बहुत थिन है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती। इतनी पतली, इतनी बारीक ये दोनों दीवारें होती हैं कि बड़े आसानी से एल्वियोलस के अंदर जो एयर है उसमें से O2 यानी ऑक्सीजन जो है वो बड़ी आसानी से एल्वियोलस की दीवार को पार करके फिर ब्लड कैपिलरी की दीवार को पार करके इस ब्लड में डिफ्यूज करती रहती है। और इस ब्लड में से CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो कैपिलरी की दीवार को पार करके फिर एल्वियोलस की दीवार को पार करके एयर में जाती रहती है। ये जो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का एयर में से ब्लड में आना, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में से एयर में जाना, ये सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। क्योंकि एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ब्लड में चली आती है, क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो एयर में चली जाती है। और इस तरह से ब्लड का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल घट जाता है। इसी को ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड या प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो है उसके नाम से जाना जाता है। ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब वॉल्स जो बीच में आ रही हैं, एक कैपिलरी की दीवार और एक एल्वियोलस की दीवार, ये थिन हो, और वो बहुत थिन होती है। अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में पैदा होता है वो ये कि एयर जो है दैट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, उसमें खाली ऑक्सीजन तो है नहीं, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसमें
और भी कई तरह की जो हैं वो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा, ऐसी कई तरह की गैसें जो हैं एयर में। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एयर मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस है तो फिर उस एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों निकल कर ब्लड में गई, नाइट्रोजन क्यों नहीं गई या बाकी गैसेस क्यों नहीं गई? चलो कार्बन डाइऑक्साइड का तो मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कम है, ब्लड में ज़्यादा है, तो ब्लड में से एयर में आएगी डिफ्यूजन के प्रोसेस से, यहाँ से नहीं जाएगी। लेकिन बाकी गैसेस जो हैं वो ब्लड में क्यों नहीं जा रही हैं? उसका आंसर ये है कि एल्वियोलस जो होता है, एल्वियोलस की वॉल की अंदर वाली तरफ, यानी एल्वियोलस के अंदरूनी साइड पे यहाँ मॉइस्चर की एक बहुत पतली सी फिल्म होती है। आप समझ लीजिए कि वहाँ पानी की एक चादर सी होती है। इसे लेसिथिन लाइनिंग कहते हैं। इसमें वाटर है और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें लंग सरफेक्टेंट कहते हैं। तो ये जो यहाँ मॉइस्चर की फिल्म है, इसे हम लोग लेसिथिन लाइनिंग कहते हैं। इसमें वाटर है, पानी। अब जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो एयर एल्वियोलस के अंदर जाती है, और होता ये है कि एल्वियोलस में जो एयर गई उसमें से O2 पहले इस लेसिथिन लाइनिंग के वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और फिर डिफ्यूज करके बाहर जाती है। यानी लेसिथिन लाइनिंग में घुले बगैर, डिफ्यूज हुए बगैर कोई भी गैस ब्लड में डिफ्यूज नहीं कर सकती, क्योंकि बीच में वो आती है। ऑक्सीजन उस लेसिथिन लाइनिंग के मॉइस्चर में डिसॉल्व हो जाती है, फिर डिफ्यूज करके ब्लड में चली जाती है। ऐसा नहीं है कि जो ये बाकी गैसेस हैं ये उस लेसिथिन लाइनिंग में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगी, बट जिस रेट से, जिस तेजी से ऑक्सीजन इस लेसिथिन लाइनिंग के वाटर में डिसॉल्व होकर डिफ्यूज कर जाती है, उस तेजी से बाकी गैसेस जो हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाती वाटर में। और ज़्यादा टाइम हम एयर को अंदर रखते नहीं। हम जब इनहेल करते हैं कुछ सेकंड के लिए हवा को अंदर रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और इतने कम टाइम में एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन जो है वही उस वाटर में डिसॉल्व होकर वहाँ टिकती है और फिर धीरे धीरे डिफ्यूज होती है। बाकी गैसेस इतनी जल्दी उसमें नहीं घुल पाती। अब ये ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास पानी है और आप एक कपड़ा ले लें और उस कपड़े में 1 चम्मच नमक डाल दें और 1 चम्मच चीनी डाल दें, और उसके बाद उस कपड़े को बांध करके उसकी एक पोटली बना लें। अब जो गिलास भर के पानी रखा हुआ है, आप उस पोटली को उस गिलास में डिप करें। बस जल्दी से डिप करके निकाल दें, वहाँ रखना नहीं है, आप उसको डिप करके निकाल दें और उसके बाद वो पानी पिएं तो आपको वो पानी जो है वो नमकीन लगेगा। हालांकि उस पोटली में नमक भी है और चीनी भी है, आपने डिप किया, निकाला और पानी नमकीन है। ऐसा इसलिए क्योंकि नमक और चीनी जो है वो दोनों उसमें होने के बावजूद, उस पोटली में होने के बावजूद, आपने जिस तेज़ी से उसको डिप करके बाहर निकाला, इतने कम टाइम में सिर्फ नमक जो है वो पानी में घुल जाएगा, चीनी घुल नहीं पाएगी। यही चीज़ यहाँ भी है। हम इनहेल करते हैं, छोड़ देते हैं, और इतने कम टाइम में एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन ही उस लेसिथिन लाइनिंग में डिसॉल्व होकर वहाँ टिक जाती है, बाकी गैसेस बाहर आ जाती हैं। हाँ, अगर हम लोग इंस्पायर करके हवा को अंदर रोके रहें और टाइम दें तो फिर ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी गैसेस जो हैं वो भी डिफ्यूज़ करके ब्लड में पहुँच सकती हैं। लेकिन ऐसा जनरली होता है नहीं, बिकॉज इतना टाइम हम देते नहीं, हम मौका ही नहीं देते इन बाकी गैसेस को उस लेसिथिन लाइनिंग में घुलने का। तो लेसिथिन लाइनिंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि ये इस बात को श्योर करती है कि एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन ही ब्लड में जा पाए
और बाकी गैसेस जो है वो न जा पाए। लेसिथिन लाइनिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है। नंबर 2, इस लेसिथिन लाइनिंग में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें लंग सरफेक्टेंट कहते हैं। अब उनका फ़ायदा क्या होता है? उनका फ़ायदा ये होता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, एल्वियोले सिकुड़ जाते हैं। बट एल्वियोले कोलैप्स होने के बाद, सिकुड़ने के बाद भी जो एल्वियोले की दीवारें हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक ना जाएं, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के साथ चिपक गई तो उसके बाद दोबारा सांस लेने में दिक्कत आएगी। ये जो एल्वियोले की दीवारों का आपस में चिपकना है, इस चीज को रोकता है वो लेसिथिन लाइनिंग में मौजूद लंग सरफेक्टेंट। क्योंकि ये एल्वियोले की दीवार की सरफेसेस को चिपकने से रोकता है, एल्वियोले की दीवार की सरफेसेस के बीच की सरफेस टेंशन को खत्म करता है, इसीलिए इसको लंग सरफेक्टेंट भी कहा गया है। तो एक फंक्शन लेसिथिन लाइनिंग का ये है। लेसिथिन लाइनिंग का एक फंक्शन और सामने आता है, वो ये कि अगर हवा के साथ कोई इन्फेक्शियस एजेंट, कोई बैक्टीरिया, माइक्रोब हमारे ब्लड की तरफ बढ़े और एल्वियोले की दीवार की तरफ बढ़े, तो एल्वियोले की दीवार तक पहुंचने से पहले ही उसे लेसिथिन लाइनिंग अपने में डिसॉल्व करके रोक लेती है यहां। और जब लेसिथिन लाइनिंग उस इन्फेक्शियस एजेंट को रोक लेगी तो उसके कुछ देर के बाद ब्लड में से जो हमारे सोल्जर हैं, WBC, वो दीवारों को पार करके इस लेसिथिन लाइनिंग में आके वहीं उस इन्फेक्शियस एजेंट का फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो एयर में से ऑक्सीजन ही डिफ्यूज हो पाए ब्लड में, बाकी नहीं डिफ्यूज हो पाए। नंबर 2, एल्वियोले के सरफेस की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके एल्वियोले को कोलैप्स होने से, दीवारों को आपस में चिपकने से रोकना। और नंबर 3, इन्फेक्शियस एजेंट्स को एल्वियोले की दीवार तक पहुंचने से पहले रोक देना। ये तीनों काम जो है ये लेसिथिन लाइनिंग करती है और हर एक एल्वियोलस की अंदरूनी दीवारों पर ये लेसिथिन लाइनिंग मौजूद होती है। दिस इज ऑल अबाउट लंग्स। लंग्स का स्ट्रक्चर, लंग्स के अंदर का एल्वियोलर सैक और एल्वियोलर सैक के अंदर का एक एल्वियोलस। ये आज हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेस्पिरेटरी ट्रैक और अब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमने लंग्स के बारे में पढ़ा, ये खत्म कर लिया। कल अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे।